चलिए दोस्तों, MI सेंसस का काम तो आप लोगों का पूरा हो गया है। अब मैं आज आपको बताता हूँ अनुसूची कैसे भरें। तो हमारे पास 2 अनुसूची है, जल निकाय अनुसूची, ग्राम अनुसूची। ठीक है, तो इन दोनों जानकारियों को भरने से पहले हमें उस गांव का क्या करना है। उस गांव का देखिए आप भौगोलिक क्षेत्रफल निकाल जो है, मतलब मूल उसका कितना खस रहा है, टोटल रकबा कितना है उसका। ठीक है, और कृषि योग्य अपना गैर मकबूजा और मकबूजा 2 हम जो रहते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, आप चिट्ठा खोल लीजिएगा। चिट्ठा में आपकी पूरी जानकारी रहती है। तो इसमें आपको चाहिए देहा रकबा, मकबूजा रकबा और गैर। तो हमें गैर की ज़रूरत नहीं है, हमें देहा रकबा, मकबूजा रकबा, यानी हमें कुल टोटल रकबा उस गांव का। ठीक है, और कृषि योग्य चाहिए। ठीक है, शुद्ध बोया की कोई शासकीय की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शासकीय की जगह में यहाँ शुद्ध बोया क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शुद्ध बोया क्षेत्रफल आप चाहें तो जो आपका क्षेत्रफल है उस गांव का कि शुद्ध आपने कितना यहाँ पे बोता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप पहले इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल। ठीक है, और आपने जिन तालाबों की, जिन कुओं की एंट्री करी है उनका खसरा नंबर लिख लें। ठीक है, मैंने लिख रखा खसरा नंबर 231। मैं अब आपको एक गाँव का जल निकाय अनुसूची भर के बताऊँगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप चले जाएं सारा में। ठीक है, सारा में जाने के बाद सबसे पहले फसल गिरदावरी में जाके आप रिपोर्ट चेक करें। रिपोर्ट में ये मैं अपना गांव खोल रहा हूँ, टिकरा कमरिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये मैंने सारी फसल भर रखी है। तो ये हमारा बोया क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपको बोया क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा। जितना रकबा आप इसको यहाँ से या तो काउंट कर लें, या फिर आप सारा ऐप में जाके आप चाहें तो सारा ऐप में जाके पूरा एक साथ भी देख सकते हैं। अभी नेट कनेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं आपको, तो आप क्या करें कि आप जाके सारा ब्राउज़र पे जाके भी आप इसकी रिपोर्ट आप वाइज देख सकते हैं कि हमारा बोया क्षेत्रफल कितना है। तो जितना रिपोर्ट में आ रहा है उतना हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 17-18 में हो सकता कम हो, तो इसलिए आपको उसको पूरा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक अंदाज उसके आसपास जो भी रकबा आपका आ रहा है शुद्ध बोया क्षेत्रफल, उसमें कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप फसल गिरदावरी या तो बाहर की रिपोर्ट खोल लें, या फिर अपनी आईडी से रिपोर्ट खोल के आप देख सकते हैं कि बोया क्षेत्रफल कितना है। कुछ साथी मुझे फ़ोन लगा के पूछ रहे थे, तो मेरा यही है कि फ़ोन आप पहले कोशिश करिए कि आप लोग उसको देख लें, रिपोर्ट को सब जानकारी बना लें, उसके बाद ही आप इसको करें। ठीक है, तो आप गिरदावरी से डाटा उठा सकते हैं, मैंने बता दिया। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, और आप अगर गिरदावरी रिपोर्ट नहीं खोलना चाहते तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इनको खोल लीजिए, कितना हेक्टेयर बन रहा है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब MI सेंसस का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सारी नहीं है, तहसील सारी जानकारी ले ली है। टिकरा का मुझे देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हम अनुसूचित 2 सतही जल योजना में जितने भी एंट्री करते हैं, चाहे तालाब की करते हैं, नदी की करते हैं, चेक डैम की करते हैं, हम जो भी एंट्री यहाँ करते हैं सतही जल योजना की, वो एंट्री हमारी सेव होती है जल निकाय में। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर एक अपलोड है तो नीचे भी एक है। ठीक है, ये सेव ड्राफ्ट में ही दिखेगा या फिर सेव में दिखेगा, अपलोड नहीं दिखेगा। इसको हम अपलोड हमें करना है। उसी तरह जब हम कुएँ की या नलकूप की एंट्री करते हैं तो वो हमारी शो हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने एक गांव में नलकूप और उसकी करके देखिए, सतही जल में मैंने 4 तालाब की अपलोड करा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 दिख रहा है, ये 5 गलत दिख रहा है। ठीक है, ये 5 क्यों गलत दिख रहा है, इसमें मेरी गलती, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या गलती है। कि हम जो एंट्री अनुसूची जल में करते हैं, ठीक है, जो एंट्री हम यहाँ पे सतही जल योजना में करते हैं उसकी एंट्री हमें यहाँ जाके किसी की भी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने एक जो तालाब हमारा बड़ा था, सबसे बड़ा जो डैम था, आप फ़ोटो देखेंगे तो थोड़ा पहचान जाएंगे। तो जो एक तालाब हमारा सबसे बड़ा था मेरे यहाँ का, तो मैंने क्या कहा, जब फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी इस डैम की,
तो उसकी एंट्री करने के बाद क्या हुआ था कि मैंने यहाँ जाके फिर एंट्री कर दी। मैंने अपने किसी सीनियर से बात करा, जिसने बताया कि साहब आपको बड़े तालाब की एंट्री इसमें करना है। तो हम बड़े तालाब की एंट्री यहाँ कर दी। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। आपको जल निकाय अनुसूची में कुछ भी एंट्री नहीं करना है। आपको सीधे सेव एज ड्राफ्ट में अनुसूची सतही जल में जाके एंट्री करना है, वह आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एंट्री करता हूँ। मैंने एक छोटा गांव का डाटा ले लिया है। ठीक है, हमने सबसे पहले आप इसको जो एंट्री करी है इसका खसरा नंबर नोट कर लें। पीछे देख सकते हैं आप 231 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको जल निकाय अनुसूची में जाते हैं। ठीक है, अब जल निकाय अनुसूची में हमको प्लस नहीं करना है। आप ये विशेष ध्यान रखें, जल निकाय अनुसूची में हमें यहाँ नया नहीं जोड़ना। जो एंट्री हमने ऊपर करी है, आप देखिए यहाँ पे जो हमने सतही जल अनुसूची 2 में जो एंट्री करी है वो तालाब यहाँ आ रहा है, तो हमें इसी को ही एंट्री करना है। ज़्यादातर क्या हुआ, साथियों ने नई एंट्री कर दी है, अनुसूची पुनः भर दी। तो अनुसूची पुनः नहीं भरना है, हम जितनी भी एंट्री यहाँ करेंगे बस सारी एंट्री जल निकाय अनुसूची में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम जल निकाय अनुसूची को भरते हैं। इसके लिए क्या जानकारी चाहिए थी मैंने आपको पहले बता दी है। स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करा, जल निकाय अनुसूची 1 डला हुआ है। जल निकाय का नाम यदि कुछ हो तो डालें, नहीं है तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर नाम नहीं डालेंगे फिर भी ये मांगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसे लिख देते हैं निस्तार तालाब, क्योंकि निस्तार का जो तालाब रहते हैं मनरेगा के अंतर्गत बनते वही तालाब है। बेसिन, सब बेसिन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि बड़ी योजनाओं के लिए है, जितनी बड़ी नदियाँ हैं उनके लिए बना हुआ है। अगर किसी बड़ी नदी पे चेक डैम है या डैम है, जलाशय है, तो उसके लिए बनेगा, अन्य पे नहीं लगेगा। ठीक है, जल निकाय का प्रकार, सब बेसिन भी छोड़ दीजिए, ये भी वही है। हमें सीधे आना है 1.2 क पे, जल निकाय का प्रकार। तो ठीक है, जल निकाय हमारा क्या है, देखिए आप जो बड़ी योजना रहेगी उसमें हम आ जाएगा जल संरक्षण योजना, जल रिसाव योजना, चेक डैम आ जाएगा। ठीक है, जो नदियों के ऊपर बनते हैं। ठीक है, और अगर नदी के ऊपर नहीं है, नॉर्मल हमारा जो तालाब रहता है वो तालाब में आ जाएगा। ठीक है, खसरा संख्या मैंने आपको अभी बताया था 231 नंबर है। जो खसरा संख्या हमने ऊपर लिया वही खसरा संख्या यहाँ पे लेना है। ये हो गया 231 नंबर। ठीक है, अक्षांश देशांश जो आपने ऊपर लिया वही यहाँ पे रहेगा, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ी कर नहीं सकते हो, ना करना ज़रूरत है। क्षेत्र जिसमें जल निकाय स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में आता है। और आप देख लीजिएगा आपका एरिया बाढ़ प्रभावित है, नक्सल प्रभावित है, कैसा है, उस हिसाब से भर दीजिए। और डीपी है और डीडीपी क्या होता है, तो ये देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए डीडीपी क्या होता है और डीपीएपी क्या होता है। ठीक है, तो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के लिए डीपीएपी किया जाता है, जहाँ सूखा क्षेत्र है। ठीक है, और डीडीपी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूखे के लिए था 1 नंबर, और डीडीपी के लिए आप यहाँ पढ़िए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी के लिए कोड 3 है। डीडीपी को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के गर्म रेगिस्तानों क्षेत्रों 1977-78, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ठंडों में गए। तो इससे अपने को लेना नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, हम जनजातीय क्षेत्र लेंगे। स्वामित्व, तो वो जो तालाब है वो पंचायत का है, तो पंचायत स्वामित्व आ जाएगा। अगर पंचायत का नहीं है, आरईएस का, तो आप सरकारी ले लेना। ठीक है, व्यक्तिगत अगर लोगों ने बनाया तो व्यक्तिगत, निजी है तो निजी, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी पंचायत द्वारा बनाया, हम पंचायत ले लेते हैं। क्या जल निकाय उपयोग में है, तो आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं और इतने मैसेज आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जल निकाय केवल सिंचित ही भरना है, ये बात सच है। पर जिस जल निकाय का उपयोग पशु अपने मत्स्य पालन में हो रहा है या घरेलू उपयोग में हो रहा है या पशु के लिए हो रहा है, तो उसको भी जल उपयोग में ही लेना है। तो हम जब फर्स्ट एंट्री करते तो वहाँ लेना ज़रूरी नहीं है, वहाँ हम उसको उपयोग में नहीं लेते तो ठीक है। पर हम जब ये अनुसूची भरेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या जल निकाय उपयोग में है, तो हमें इससे हाँ करना पड़ेगा। देखो नहीं करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, कारण बताओ कि क्यों नहीं है, तो हम बोल सकते हैं गा दे कुछ भी कारण अगर नहीं है तो। और हमें क्या करना, हाँ करना है। हाँ क्यों करना है, क्योंकि जो जल निकाय है उसका उपयोग, जो हम तालाब, गाँव में जो तालाब बने हैं, कुएँ बने हैं, उनका उपयोग कहीं ना कहीं मत्स्य पालन में, विस्तार के लिए, नहाने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कुओं का भी उपयोग यही हो रहा है, तो हम इसे हाँ करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप पढ़िए 6.62 में पढ़िए, अगर उपयोग में है यानी ऊपर में 6A में हाँ करा है
तो उपयोग बताइए। तो हम यहाँ उपयोग ले लेते हैं, जो मेरा तालाब है ये मत्स्य पालन में उपयोग किया जाता है और घरेलू उपयोग में किया जाता है। ठीक है, हमने 2 भर दिया। किसी के पास 3 ऑप्शन हो तो आप इसमें से ले सकते हैं। भूजल रिचार्ज कर सकते हैं, हम सिंचाई कर सकते हैं, औद्योगिक कर सकते हैं, जो कारण हो यहाँ पे आप भर सकते हैं। सिंचाई वाले सिंचाई कर देंगे, मत्स्य वाले, और जिनके यहाँ कोई कारण नहीं तो आप अन्य कर दीजिए। और कोई भी कारण नहीं है, केवल तालाब बना हुआ है और सूख रहा है तो नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 7.1 7.1 में प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार। तो प्राकृतिक जल निकाय कुछ बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मानव निर्मित होते हैं। तो आप देखिएगा मानव ने बनाया है कैसा है। ठीक है, अब यह मानव प्रकार, तो जो तालाब हमारा बना है, पंचायत के जितने भी तालाब बनते हैं ठोस और चिनाई वाले ही होते हैं। मिट्टी के जरूर होते हैं पर ठोस और चिनाई वाले होते हैं। मिट्टी की मेड़ वाले तालाब बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत केवल पानी रोकने के हिसाब से होता है, जिस भूमि के जल संरक्षण के लिए किया जाता है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये हमारा चिनाई वाला है, चिनाई का ले लिया है। ठीक है, निर्माण वर्ष 2013 मैंने ही डाला था अभी थोड़ी देर पहले। आप इसको 2013 के पहले का है ये, तो इसका जो है ये 2000, इसका मुझे बताया था 1995-96 का है। तो ये अंदाज से डालना है, कोई जो वो नहीं है। पहले के जो तालाब बनते थे वो 1,20,000 1,30,000 के पंचायत द्वारा बनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। ठीक है, तो ये 2,40,000 का मैं तालाब बना रहा हूँ। अनुमानित लागत डालनी, क्योंकि पंचायत को भी इतना पता नहीं है। ठीक है, मरम्मत का वर्ष ये सब मैंने अभी फील करा था, आपको बताने से पहले मैं खुद सीख रहा था। तो नवीनीकरण मरम्मत का वर्ष है सभी जल निकायों से। तो इसमें 2017 में जो है, इसमें यहाँ से गाद निकाला गया था। गाद मतलब कीचड़ जो जम जाता है वो निकाला था। तो उसमें एक अनुमानित लागत 20,000 आई थी, हमने डाल दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है क्या, जल निकाय नवीनीकरण मरम्मत पुनर्स्थापना के अधीन है। मतलब ऐसा है कि देखिए आप यहाँ पढ़िए, समझ रहे हैं। यदि इसकी जल निकाय की जो तालाब है या जो नदी है या चेक डैम है, जो उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको फिर से मरम्मत की ज़रूरत है या नवीनीकरण है, तो हम उसको हाँ भरेंगे। ठीक है, हम हाँ भरेंगे तो योजना का नाम हमें डालना पड़ेगा, किस योजना के तहत हमें उसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो अभी कोई भी जो तालाब है जो अभी कोई भी नवीनीकरण पे नहीं है, उनकी स्थिति ख़राब है या नहीं है, जैसा भी छोड़ दो उसको, हमें तो नहीं करना है। नहीं करके उसका फैलाव क्षेत्र है, तो आपको तालाब का देखना है कि वो तालाब कितने क्षेत्र में फैला है। या तो आप ऐसा करिए कि तालाब अगर एक ही खसरे पे बना हुआ है तो उसका रकबा पूरा डाल दीजिए, कि तालाब आपका जो बना हुआ है एक ही खसरा नंबर पे बना है तो उसका रकबा डाल दीजिए। और यदि वो तालाब 5 6 7 8 10 20 50 जितने भी खसरों पे बना है, जैसे बड़े डैम जो हैं वो 50 60 20 50 खसरों पे बनता है, तो एवरेज उनका जोड़ के आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये तालाब बना हुआ है ये 1 हेक्टेयर के आसपास बना हुआ है, तो मैं 1 हेक्टेयर डाल रहा हूँ। ठीक है, गहराई 12 मीटर डाली मैंने। ज़्यादातर जो तालाब रहते हैं वो 30 फीट 40 फीट से ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, कम से कम 15 फीट होते हैं और ज़्यादा 30 से 40 फीट होते हैं। और जो RES विभाग ने जो बनाए थे तालाब, जो 45 से 50 लाख के होते हैं, वो 50 60 फीट गहरे भी होते हैं। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा देख लें। जो चेक डैम होते हैं, चेक डैम की तो कोई गहराई अपने को वो कर नहीं सकते, क्योंकि 60 फीट 80 फीट नॉर्मली 60 फीट 80 फीट 90 फीट होते हैं। ठीक है, मैंने 12 लिया है और ये मीटर में मांग रहा है। ठीक है, तो 12 36 फीट मैंने लिया है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10 मीटर, मतलब 30 फीट गहरा है, वो इतना है गहरा हुआ। ठीक है, वो तालाब नॉर्मल तालाब आप चाहें तो 7-8 फीट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 8 फीट के ले रहा हूँ। ये सब मैंने भरा था अभी। जल निकाय की भंडारण क्षमता घन मीटर में 200-250 जो भी आपको लेना ले सकते हैं। ठीक है, वर्तमान हमें 17-18 के हिसाब से लेना है। ठीक है, आज की नहीं लेना है। तो हम इसको मूल में क्या होगा कि मूल में वही आएगा जो उसको बनाते समय एक नियत किया गया था कि इतने घन मीटर इसमें आएगा। ठीक है, और आज कितना भरा हुआ है देखो, तो हम आज लिख रहे हैं कि 210 घन मीटर है। 1/4 आ रहा भरा और भंडारण क्षमता। ये क्षमता हमने डाली नहीं, ये फर्स्ट जब हम एंट्री करते हैं तो सेकेंड पार्ट में खुद ही आ जाता है। हम जब जल निकाय की एंट्री करते हैं तो अनुसूची में खुद ही आ जाता है। ठीक है, ये सब वहीं से आया है। यहाँ शहर को आप 0 कर दीजिए, गांव जैसा है वैसा, ये सारी जानकारी आप जब जल निकाय की एंट्री करेंगे तो वहीं से अनुसूची में आएगा। लाभाविन संख्या हमें डालनी पड़ेगी, एक अंदाज से गांव की जो आबादी है अगर उसका उपयोग कर रही तो उसका 50% आप डाल सकते हैं कि यहाँ नहाने आते होंगे, पीने आते होंगे। ठीक है, तो हमें 355 डाल रहे हैं। क्या जल उपयोग संगठन WUA का संगठन का किया गया है? तो ठीक है, तो क्या जल उपयोग संगठन, ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि हाँ ये WUA के अंतर्गत आता है
तो ठीक है, गठन अगर है तो ठीक है, नहीं तो मालूम नहीं कर दीजिए। क्या ये जल निकाय जिला सिंचाई योजना DIP SIP में शामिल है? ठीक है, तो DIP SIP क्या होती है तो आप यहाँ खोल के पढ़ सकते हैं। तो DIP होती है जिला सिंचाई योजना और SIP होती है राज्य सिंचाई योजना। ठीक है, तो छोटा तालाब है तो जिला सिंचाई योजना, तो ये इन योजनाओं में नहीं आते हैं। हाँ, अगर किसी योजना के तहत बनता है तो उसमें वो आता है। ठीक है, बड़े डैम तो आते हैं, राज्य सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपको हाँ करना है। ठीक है, और जो केवल पंचायत लेवल पर बने हैं तो उसमें हमें, और नॉर्मल तालाब है तो हमें उसमें भरने की ज़रूरत। ठीक है, अब क्या जिला जल निकाय इससे किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया? क्या जल निकाय में किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि अतिक्रमण किया गया है किसी कोई डैम पे, तालाब की जो अपनी मेड़ होती है उस पर कोई दुकान बना लेता है, घर बना लेता है, झोपड़ी बना लेता है या खेती करने लग जाता है, तो हम उसमें हाँ करेंगे उस स्थिति में, है ना। और अगर किसी का अतिक्रमण नहीं है तो ना करेंगे। ठीक है, यदि हम हाँ करते हैं तो क्या अतिक्रमण की मात्रा का आकलन किया जा सकता है? तो ये भी हाँ आएगा। कैसे आकलन किया जा सकता है कि कुल तालाब के उसमें से हम प्रतिशत निकालेंगे। 100% कुल तालाब का क्षेत्रफल है, उसने जितना कब्जा कर रखा है खेती करके या जो भी उसका रकबा निकलता है कुल रकबे में से उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर ना नहीं है तो हमें कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं, क्या जल निकाय किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया? नहीं। ठीक है, अभी अतिक्रमण क्यों खुल गया? क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम उसको हाँ करा था तो इसलिए अतिक्रमण खुल गया था, तो इसको ना कर दीजिए, इसको फिर नहीं कर दीजिए। अन्य कोई टिप्पणी तो हम यहाँ लिख देंगे निस्तार हेतु तालाब, आप चाहे तो और कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नाम आ जाएगा आपका, फ़ोटो वही डला आएगा जो आपने जल निकाय में काम किया है उसी का फ़ोटो यहाँ पे आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है सेव। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया है। अब हम इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, यहाँ अपने हस्ताक्षर करने के बाद आप इसको सेव कर दें, चेक बॉक्स पे क्लिक करें और अपलोड कर दें। रिकॉर्ड सेव, मैसेज पूरे आने थे, अगर आप आधे मैसेज में बाहर निकल जाते हैं तो सेव नहीं होता। ठीक है, सफलतापूर्वक अपडेट हुआ है। जब हम ये कर देते तो हमारा गांव ये कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हम आते हैं अनुसूची 1 भूजल योजना भरे हुए ग्राम की अनुसूची में। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट अनुसूची हमने कर दी, जल निकाय अनुसूची कर दी, कितनी जल हमारे यहाँ योजना है। अब हमें पूरे गाँव का भरना है। ठीक है, हम फिर यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए क्या ग्राम जनजाति गैर जनजाति है, तो हमारा जनजाति का गाँव है। अब यहाँ पे जब ग्राम की बात की गई है तो हमें ग्राम को लेना है, पूरे ज़िले को नहीं लेना है कि जिला जनजाति क्षेत्र है। मान लो हमारा जो गांव है वो गैर जनजाति, तो हमें गैर लेना है। ठीक है, जनजाति क्षेत्र के ग्राम के अंदर बड़ी मध्यम स्तर परियोजना है? नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि भौगोलिक क्षेत्रफल जो हमने नोट करा था चिट्ठा से या मिसल से, हमें वही यहाँ पे लिखना है। पूरा हेक्टेयर लिख देंगे। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल हम अभी रकबे से ले रहे हैं। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्रफल हम चाहें तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्रफल हम उस गांव का पूरा रकबा ले रहे हैं। और भौगोलिक क्षेत्रफल की जानकारी हमें है ना तहसील से और पंचायत से भी मिल जाती है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर होगा। तो ये 415 ले लिया है। कृषि योग्य क्षेत्रफल, तो वही हमारा मकबूजा रकबा हम डालते हैं, तो वही मकबूजा रकबा हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, हेक्टेयर में ले रहा है ये। ठीक है, 346 डाल दिया। कुल क्षेत्रफल चिट्ठा से लिया मैंने, मिसल से निकाला था ये। कृषि योग्य क्षेत्रफल, शुद्ध भूया क्षेत्रफल, तो शुद्ध भूया क्षेत्रफल मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आप सारा की रिपोर्ट से ले सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहें तो सारा की जो वर्तमान रिपोर्ट उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा वर्तमान में 192.37 आया था, तो 192.37 था, तो मैं अब इसमें से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। हो सकता है 17-18 में कम हो, तो मैं इसको 185 डाल देता हूँ। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि सकल कुल सिंचित क्षेत्रफल। ठीक है, मौसम के अनुसार सभी स्रोत द्वारा। ठीक है, तो कुल सिंचित क्षेत्रफल, तो सिंचित क्षेत्रफल आपने ऊपर ही देखा, मैंने तो उसको बताया कि सिंचित है ही नहीं। ठीक है, कि कोई सिंचित क्षेत्र है ही नहीं, तो ये बोल रहे फिर भी क्या बोला, मौसम के अनुसार सभी स्रोत द्वारा। तो इसमें आप इसको जब आई बटन को खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विभिन्न फसल सत्रों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र अलग अलग सत्र के लिए गिना जाएगा। किसी विशेष सीजन में फसल सिंचाई सहित बुआई का क्षेत्र सत्र
के लिए गिना जाएगा और इस कार्यविधि को अलग अलग सीजन में गाँव के किसी भी क्षेत्र में फसल के लिए की गई बुआई के लिए दोहराया जाएगा। किसी एक सीजन के दौरान का सकल सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बरसात में तो आप जानते हैं कि सिंचित होता ही है, पानी गिर रहा है वो सिंचित ही हो रहा है। तो हम जो खरीफ की फसल होती है यहाँ पे जो हमारा शुद्ध बोया 185 है, हम उससे यहाँ कम ले सकते हैं। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं, यहाँ 110 हेक्टेयर हमारा खरीफ में बरसात से या नदी से या नालों से सिंचित हो रहा है, एक अंदाज से लें। रबी के दौरान हम 0 डाल सकते हैं क्योंकि रबी में कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पहले हम इसे छोड़ के भी देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 110 खरीफ को ले लेते हैं हम 110। जो भी आप लेंगे 110, इसको आप ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा शुद्ध बोया 5 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रबी मौसम पे हम ले लेते हैं कि रबी मौसम में सिंचित क्षेत्रफल 0 कर देते हैं क्योंकि एक ही तालाब है तो सिंचन संभव नहीं है। 12मासी में भी 0 आ जाएगा, अन्य मौसम में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या मैसेज है आपके द्वारा अंकित किया गया सकल सिंचित क्षेत्र 0 हेक्टेयर से अधिक है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 0 हेक्टेयर से अधिक है क्या, फिर भी आप जानकारी भरना चाहते हैं, समझ रहे हैं। हमने 110 डाला खरीफ में, वही हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अन्य मौसम के दौरान हम 0 डाल रहे थे और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सभी स्रोतों के द्वारा पूर्णांक हेक्टेयर में। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल देखो, जब हम शुद्ध यहाँ पे खरीफ शुद्ध बोया क्षेत्रफल हमारा 185 था, खरीफ मौसम में 110 ले रहे हैं। ठीक है, और हम रबी में कुछ नहीं ले रहे, अन्य मौसम तो कुछ होता ही नहीं है। 12मासी फसलों में हम ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो 12मासी फसलों में 2-3 हेक्टेयर डाल सकते हैं। कुछ व्यक्ति तालाब की पाल पे जो तालाब से जो पानी निकलता है या तालाब जो सूखता है तो उस पर खेती कर सकते हो, डाल सकते हैं। जिनकी बाड़ी में कुछ मक्का वक्का लगाते हैं, वो अगर उनका है, किसी की बाड़ी में मक्का है, गेहूँ है, मक्का है, चना है, अगर लगाते हैं और कुआँ है जिनके यहाँ, जो कुएँ से सिंचित कर सकते हैं, तो खरीफ रबी सबका डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ नहीं है इसलिए मैं 0 डाल रहा हूँ, आप लोग डाल सकते हैं। चने में अगर कोई कुएँ से फैलाता है या नहर से कुछ है तो आप उसको सिंचित में डालिए। ठीक है, मैंने सभी 0 करा है। अब यहाँ कह रहा शुद्ध सिंचित क्षेत्र पर सभी स्रोत द्वारा पूर्ण हेक्टेयर में, तो हम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 110 डाले हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सिंचित क्षेत्रफल हम 110 डाले हैं। अभी वाला शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सभी स्रोतों द्वारा पूर्णांक हेक्टेयर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ किसी भी मौसम में सिंचाई तो नहीं की गई है, बस वो 110 ही था। तो हम इसको देखिए, आप यहाँ एक बार पढ़ लीजिए। फसल को उगाने हेतु यदि सिंचाई की गई हो तो ऐसा क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र से माना जाएगा। यदि एक ही खेत में विभिन्न फसलों की एक से अधिक बार सिंचाई की गई तो ऐसे क्षेत्र को एक ही बार गिना जाएगा। ठीक है, यदि एक ही खेत में 2 फसल उगाई गई है, 2 बार सिंचन हुआ तो उसको एक ही माना जाएगा। ठीक है, उसको 2 नहीं करना है कि 10 हेक्टेयर खेत में खरीफ में भी वही, रबी में भी गई तो हमने 20 कर दिया, नहीं, वो 10 ही माना जाएगा। ठीक है, हम यहाँ खरीफ का कितना भर रहे हैं, खरीफ मौसम के दौरान 110 भरा है। और यहाँ शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में मैं कम भर रहा हूँ, मैं 50 हेक्टेयर ही भर रहा हूँ। क्योंकि जो सिंचाई मैंने डाली है वो बारिश की डाली है, ना कि किसी जल निकाय के द्वारा। अगर आपके यहाँ जल निकाय से सिंचाई हो रही है तो आप उसको आंकड़ा डाल के जोड़ के डालें। आप आंकड़ा डालेंगे, आप जो शुद्ध बोया क्षेत्रफल है आप खरीफ और रबी का मिला के अब यहाँ पे डालेंगे आंकड़ा। ठीक है, अब ये जो है ये चीज़ है, हमें ये केवल पंचायत से ही मिल सकती है, पंचायत से आपके तहसील कार्यालय में जो तहसील कार्यालय। ठीक है, तो औसत भूजल स्तर मीटर में, तो कितने मीटर तक जल हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखिए 1 मीटर 2 मीटर तो जाता ही है, 3 मीटर 4 मीटर जाता है हमारा पथरीला क्षेत्र। आप सबसे पहले करना कोशिश करिएगा तहसील से जानकारी निकाल लीजिएगा। अगर नहीं मिलती है तो आप एक अंदाज से डालिएगा। देखो 3 मीटर में इसलिए डाल रहा हूँ, 10-12 फीट तो कम से कम होता है। और हमारा पथरीला एरिया है तो हमारे यहाँ तो 1 या 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं इसको 2 मीटर ले रहा हूँ। आपके यहाँ पे जो भी हो, मानसून के बाद ये घट के कम हो जाता है, 1 मीटर इसको मान लेते हैं, ऊपर 3 मीटर ले लिया है। अंदाज से भरना है, अगर आपको तहसील से जानकारी मिल सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या जल उपयोग संगठन गांव में मौजूद है, तो मालूम नहीं या नहीं है। ठीक है, देखिए अब तालाब यहाँ पे जानकारी भरी हुई आई है, तालाब ऊपर भरा था, यहाँ आ गया। ऐसे आपको
जब आप ग्राम अनुसूची करेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप जितने तालाब की एंट्री करेंगे उसको फिर आप जल निकाय अनुसूची में फिल करेंगे, वो आपकी जानकारी यहाँ आ जाएगी। गाँवों में भरी गई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजना की संख्या संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो हमें यही जो है, ये जो भूजल है, ये जो योजना है, इन्हीं का टोटल यहाँ डालना है, मन से कुछ नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 है, क्यों? क्योंकि हमने कुएं में कोई जानकारी नहीं ली है। तो भूजल में 0, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और तालाब में 1 था तो 1 ऑटोमेटिक फिल हो गया। ठीक है, अन्य कोई टिप्पणी बोल रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र, जो भी आपको लिखना, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिंचाई हेतु जल निकाय नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा पहाड़ी क्षेत्र में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही तालाब मैंने फिल करा है और एक ही तालाब है। तो यदि यहाँ पे कोई योजना आ नहीं सकती क्योंकि तालाब पहाड़ी क्षेत्र है, कोई नहर ऊपर आ नहीं सकती, इसलिए मैंने ये लिखा। आप कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप ओके लिख के भी कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, पर्यवेक्षक टिप्पणी में कुछ नहीं करना है, नाम वाम सब लिखा हुआ रहा। हमें यहाँ पे हमारे हस्ताक्षर करना है। ठीक है, और हस्ताक्षर करने के बाद इसको सेव करना है और ये अपलोड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने एक मैसेज दे दिया है कि खरीफ मौसम के दौरान पूर्णांक, कृपया गाँव का वैध खरीफ मौसम के दौरान सिंचित क्षेत्रफल दर्ज करिए। 0 और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध 185 है, हम 110 कर रहे हैं। आप मैसेज पढ़िए, कृपया गाँव का वैध खरीफ मौसम के दौरान सिंचित क्षेत्रफल दर्ज करें। यह 0 और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से कम या बराबर चाहिए। तो कम ही है, फिर भी नहीं ले रहा है। ठीक है, हम इसको और कम करके देखेंगे। ये क्यों बता रहा है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए बता रहा है कि जब हमने जल निकाय की एंट्री करी थी तब वहाँ पे, जब जल निकाय की एंट्री करी थी तब हमने वहाँ पे 0 लिया था, इसलिए यहाँ 0 ले रहा है। मैंने 0 कर दिया, मैं अपलोड करता हूँ। कृपया गाँव का वैध कुल सिंचित क्षेत्र दर्ज करिए। कुल सिंचित क्षेत्र खरीफ, रबी, बारहमासी अन्य के बराबर होना चाहिए तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के बराबर या अधिक होना चाहिए। लास्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के बराबर या अधिक होना चाहिए। तो हम फिर से जाते हैं ऊपर। ठीक है, हमारा कुल क्षेत्रफल हमने 0 कर दिया है, सब 0 कर दिया है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है, इसको हमको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए। सकल और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल या तो बराबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको करने के बाद अपलोड करते हैं। हमारा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब जी, ये जो गांव है मेरा, ये गांव आपको सारा एक पे दिख रहा होगा। आप देखिएगा जाके, टिक रखा मुझे गांव पूर्ण में दिखा रहा होगा। ठीक है, अभी सेव करा। अभी मैं लास्ट इसको करना है अंतिम जमा करें। देखिए, अंतिम जमा करने के बाद क्या होता है कि अंतिम जमा हो गया है। अब आप क्या करोगे कि इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैं कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। तो अंतिम जमा करने से पहले आप एक बार दिमाग को ठंडा करके आराम से सोच लें। एक बार आपने कर ली जानकारी, उसके बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद। कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज करें। बाय।